दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। हमारे प्रिय दर्शक जो हमारी वीडियो देखते हैं, हमें प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ से होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये बेहद रोचक कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। काव्या, जिसका एमए फाइनल रहता है। काव्या हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से एमए कर रही होती है। पढ़ी लिखी होती है, परिवार भी काव्या का अच्छा होता है। काव्या के पिता बीएचयू में ही प्रोफेसर रहते हैं। काव्या चाहती है कि वो भी अपने पापा की तरह पढ़ लिख करके प्रोफेसर बने, लेकिन काव्या के पिता, उसके पापा प्रोफेसर होने के बावजूद उनकी सोच रूढ़िवादी होती है। वो अपनी बेटी काव्या के लिए रिश्ता खोजने लगते हैं। जब काव्या को पता चलता है तो काव्या अपने पापा के पास जाती है और कहती है कि वो आगे पढ़ना चाहती है। लेकिन जो काव्या के पापा रहते हैं मोहनलाल, वो काव्या से कहते हैं कि देखो काव्या, अब तुमने एमए कर लिया। काव्या कहती है पापा, अभी तो हमारा एमए फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर हमारा बाकी है। लेकिन जो काव्या के पापा होते हैं वो कहते हैं कि देखो काव्या, हम तुम्हारे लिए रिश्ता खोज रहे हैं। जैसे ही कोई अच्छा बढ़िया रिश्ता मिल जाएगा, लड़का कमाता होगा, अपने पैर पर खड़ा होगा, हम तुम्हारी शादी उस लड़के से करवा देंगे। काव्या कहती कि पापा, अगर मेरी शादी हो जाएगी, मैं शादी कर लूँगी, तो फिर मैं पढ़ूँगी कैसे? मैं अपने एमए का एग्ज़ाम कैसे दूँगी, क्लासेस कैसे करूँगी? क्योंकि ससुराल में तो आपको पता है इतना ज़्यादा काम होता है, और ऐसे में अगर मैं पेट से हो गई तो फिर ना तो मैं कॉलेज जा पाऊंगी और ना ही मेरा पढ़ने में मन लगेगा। काव्या तरह तरह से बहाने बनाती है ताकि उसे शादी ना करनी पड़े, क्योंकि काव्या जो कि ब्रह्मचारी रहती है। ब्रह्मचारी मतलब वो लोग जो शादी नहीं करना चाहते हैं, जो किसी भी वैवाहिक जीवन में बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मचारी होते हैं। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन सामाजिक लोगों को, जो लोग शादी करते हैं, विवाह करते हैं, उन्हें ये बात समझ ही नहीं आती है कि भला अगर कोई महिला है वो बिना पुरुष के कैसे रह सकती है, और अगर कोई पुरुष है तो वो बिना महिला का कैसे रह सकता है। यही तो नीति है जिसे उस भगवान ने बनाया है। अब इस सृष्टि के खिलाफ, इसके विरुद्ध कोई जा ही नहीं सकता है। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि शादी वही लोग करते हैं जिन्हें स्त्री की या पुरुष की आवश्यकता, ज़रूरत महसूस होती है, जिन्हें कोई एहसास ही नहीं होता है, उन पर दबाव डाला जाता है, ज़बरदस्ती की जाती है। लेकिन इधर जो मोहनलाल रहते हैं, उनकी लाख समझाने बुझाने के बावजूद काव्या अपने पापा की एक नहीं सुनती है। वो अपने पापा को समझाने की, बताने की कोशिश करती है, लेकिन शायद काव्या का परिवार ये सुनने और मानने को तैयार ही नहीं था। तो आज की जो हमारी कहानी का आधार है वो है ब्रह्मचारिता। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ, जो कि मेरे आइडल हैं और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, वही मेरे गुरु हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में आप लोग भी लिख सकते हैं कि श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी आपके गुरु हैं या नहीं, आपके आइडियल हैं या नहीं। अब इधर जो काव्या है, काव्या को समझ में नहीं आता है कि वो ऐसे सामाजिक लोगों को, जो कि बंद कमरों में दीवार के पीछे एक दूसरे के साथ मिलन करते हैं, वो उन्हें कैसे समझाए कि उसे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तो फिर वो शादी क्यों करेगी और इस बंधन में किस लिए और क्यों बंधेगी। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि इस रूढ़िवादी घुने हुए समाज को वो कैसे समझाए, क्योंकि काव्या अब बड़ी हो चुकी थी, उसमें कोई कमी नहीं थी, वो भी दिखने में एक महिला की तरह ही थी। इसलिए सभी लोग उसे वैसे ही नज़र से देख रहे थे जैसी सभी महिलाएं शादी करती हैं और फिर उस परिवार के अंश को आगे बढ़ाती हैं। लेकिन काव्या, जो कि इसी समाज के बीच रहते हुए वो उन लोगों से भिन्न थी, अलग थी। ये बात
मोहनलाल को समझ नहीं आ रही थी। अब वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता खोजते हैं, लेकिन बहुत खोजने पर भी उन्हें कोई ऐसा लड़का नहीं मिल पा रहा था जो कि उन्हें लगे ये उनकी बेटी काव्या के लिए सही है। क्योंकि जाहिर सी बात है, मोहनलाल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहते हैं और अब ऐसे में उन्हें भी पढ़ा लिखा लड़का चाहिए था जो कि सभ्य हो, अच्छा व्यवहार। लेकिन ऐसा कोई भी परिवार, ऐसा कोई भी लड़का मोहनलाल को अपनी बेटी काव्या के लिए नहीं मिल पा रहा था। अब मोहनलाल को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करें तो क्या करें। वो उदास परेशान बैठे रहते हैं, क्योंकि जब काव्या की शादी होगी तभी उसकी बाकी 3 बहनों की शादी होगी। क्योंकि मोहनलाल जिन्हें कोई भी पुत्र नहीं रहता है, केवल 4 पुत्रियां रहती हैं। सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम काव्या रहता है। तभी वहाँ पर एक इतिहास के प्रोफेसर आ जाते हैं। मीटिंग चल रही होती है। जब मीटिंग ख़त्म होती है तो इतिहास के जो प्रोफेसर रहते हैं धर्मेंद्र यादव, वो मोहनलाल के पास जाते हैं और कहते हैं कि क्या बात है मोहनलाल जी, आज से पहले हमने कभी भी आपको इतना हैरान परेशान नहीं देखा। जब मोहनलाल ये सुनते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए, हम अपनी बेटी के लिए रिश्ता खोज रहे हैं। हमारी बेटी अब सयानी हो गई है, उसकी उम्र हो गई है, बड़ी हो गई है। रिश्तेदार भी बातें बनाने लगे। समाज को हमारी बेटी की चिंता सताए जा रही है, इसलिए हम जल्द से जल्द अपनी बेटी का हाथ पीला कर देना चाहते हैं। अब जब उपाध्याय जी ये सुनते हैं तो कहते हैं बस इतनी सी बात है। मेरे कांटेक्ट में एक लड़का है जो कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है, उसका नाम रमेश है। अगर आपको सही लग रहा है तो मैं आपको लड़के के पिता का मोबाइल नंबर दे रहा। अब जैसे ही मोहनलाल ये सुनते हैं तो उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि लड़का अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है और वो खुद BH यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। उनकी बेटी भी MA कर रही है। इससे अच्छा रिश्ता उन्हें कोई मिल ही नहीं सकता था। इसलिए वो उपाध्याय जी से नंबर लेते हैं। रमेश के पिता को वो फ़ोन करते हैं। रमेश के पिता मोहनलाल से कहते हैं कि ठीक है, आप आकर के हमारी बेटी को देख सकते हैं। रमेश जैसी सुबह होती है वो अलीगढ़ के लिए रवाना हो जाते हैं। घर परिवार देखते हैं, सब उन्हें अच्छा लगता है, सब रहता है। लड़के में कोई कमी नहीं रहती। लड़का लेक्चरर है, आगे कुछ सालों में वो प्रोफेसर बन ही जाएगा। अब वो घर आते हैं, रास्ते से आधा किलो मिठाई ले लेते हैं। अब जब वो घर पहुंचते, परिवार पूछता है कि क्या बात है पापा, आज आप इतने खुश हैं, मिठाई लेकर के आए हैं। मोहनलाल अपनी पत्नी से, अपनी बेटियों से कहते हैं कि तुम्हारी दीदी की शादी फिक्स हो गई है। तुम्हारी दीदी को परसों ही देखने लड़के वाले आ रहे हैं। बहनें और माँ तो बहुत खुश होती है, लेकिन काव्या जो गुस्से से लाल हो जाती है और वो अपने पापा से कहती है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती है। उसके पापा पूछते कि क्यों नहीं करना चाहती हो, सभी लड़कियां तो शादी के लिए उतावली होती हैं और एक तुम हो कि तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है और तुम शादी ही नहीं करना चाहती हो। अब काव्या और उसके पापा में, परिवार में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होती है, बहसबाजी होती है। लेकिन काव्या अपने पापा को खुल करके ये नहीं बता पाती है कि वो एक ब्रह्मचारी है और वो किसी भी पुरुष के साथ वो सब कुछ नहीं कर सकती है जो कि बाकी महिलाएं करती हैं शादी की पहली रात। इसलिए वो बिना कुछ कहे कमरे में आती है और आ करके रोने लगती है। कभी कभी उसका मन चाहता है कि वो खुद को ही ख़त्म कर ले, अपनी जान दे दे। ऐसे समाज में रह करके क्या फ़ायदा जहाँ पर उसके जैसे लोग ही नहीं हैं, क्योंकि हर कोई, हर इंसान शादी कर रहा है। क्योंकि शादी करना सांस लेने से ज़्यादा ज़रूरी है इस रूढ़िवादी खोखले समाज के लिए। अब जो काव्या जैसे लोग होते हैं वो अपना जीवन ही खत्म कर देना चाहते हैं, जीवन की लीला ही समाप्त कर देना चाहते हैं ताकि उन्हें शादी ना करनी पड़े। तो सोचिए उनके मन पर कितना गहरा घाव होता होगा, उन्हें कितना दुख होता होगा। ये सामाजिक लोग जो कि बंधन में बंधे हुए हैं एक स्त्री पुरुष के साथ और पुरुष महिला के साथ, इन्हें ऐसे लोगों का दुख नज़र ही नहीं आएगा। काव्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो करे तो क्या करे। उसे लड़के वाले देखने परसों ही आने वाले रहते हैं। वो अपने एक दोस्त को फ़ोन करती है, पूरी बात बताती है। दोस्त कहती है कि अगर तुम अपने परिवार वालों को इस बारे में नहीं बताओगी तो फिर उन्हें पता कैसे चलेगा।
अब काव्या अपनी दोस्त के कहने पर जाती है और अपने परिवार वालों को, अपने पापा को बताती है कि वो विवाह नहीं कर सकती, शादी नहीं कर सकती, क्योंकि वो ब्रह्मचारी है और पूरा जीवन एकांत, शांत, अकेले जीना चाहती है। लेकिन उसके पापा, जिनके लिए ये कोई नई चीज़ होती, उन्हें लगता है कि जैसे इस धरती पर एलियन की प्राप्ति हो गई हो, उनके लिए ये इतना अनोखा और नया होता है। वो अपनी बेटी से कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कर लो शादी, शादी करने के बाद सब कुछ बिल्कुल अच्छा हो जाएगा और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। काव्या कहती कि पापा, जिस बारे में आप बात कर रहे हैं वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती और मैं वो चीज़ मेरे साथ ना हो, ना मैं करना चाहती हूँ, मैं अपने जान भी दे सकती हूँ। बाकी आप लोग समझदार हैं, काव्या अपने पापा से क्या कह रही होगी समझ सकते हैं। आप लोग भी जानते हैं कि शादी क्यों होती है, लोग क्यों करते हैं और फिर उसके बाद उन लड़कियों के साथ क्या होता है। अब इधर काव्या जो अपने पापा को बहुत समझाती है, लेकिन काव्या के पापा, जिन्हें काव्या की एलियन भाषा समझ नहीं आती है, अब वो दिन भी आता है। काव्या को ज़ोर ज़बरदस्ती तैयार किया जाता है मंगनी के लिए, उसे लड़के वाले देखने आते हैं। साथ में रमेश भी आता है, काव्या को बैठा दिया जाता है। काव्या को ये सारी चीज़ें बहुत अजीब लग रही होती है, उसका दम घुट रहा होता है, उसे लगता है कि अब वो अपने प्राण त्याग देगी। लेकिन परिवार और अपने पापा के लिए वो खामोश रहती है। उसने तो अपने पापा को बता दिया, लेकिन इसके बावजूद उसके सामाजिक पापा ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनकी बेटी वो सब कुछ नहीं चाहती है जो बाकी लड़कियां शादी के बाद अपने पति से, अपने दूल्हे से चाहती हैं। बाकी आप समझदार हैं। अब काव्या के ससुराल वाले पहली नज़र में ही काव्या को पसंद कर लेते हैं, क्योंकि काव्या पढ़ी लिखी रहती है, सुंदर रहती है। अब ऐसे में ससुराल वालों को अपनी होने वाली बहू काव्या में कोई कमी नज़र नहीं आती है। अब सभी लोग एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं, क्योंकि मंगनी पक्की हो जाती है। रमेश भी काव्या को लेकर के एकांत एक कमरे में बात करने के लिए गया था। वो काव्या से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन काव्या जो खामोश रहती है, क्योंकि काव्या जैसे किसी लड़के को देखती है तो उसका मन चाहता है कि उसे इस दुनिया से ही रुखसत कर दिया जाए, क्योंकि काव्या को लड़कों से, पुरुषों से इतनी समस्या रहती है। लेकिन वो अपने परिवार के लिए खामोश रहती है। अब दोनों परिवार एक दूसरे की रजामंदी से शादी की तारीख भी तय कर लेते हैं। मंगलवार को बारात आने वाली रहती है, लेकिन काव्या जैसे ही उसके ससुराल वाले जाते हैं, वो अपने परिवार से, पापा से कहती है कि वो शादी नहीं करना चाहती है। लेकिन उसके पापा और परिवार, जिन्हें काव्या की एलियन भाषा समझ नहीं आ रही होती है, इसलिए वो काव्या से कहते हैं कि देखो, तुम ज़्यादा परेशान ना हो, समाज के सभी लोग शादी करते हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, तो फिर तुम क्यों नहीं करोगे। काव्या कहती कि पापा, श्रीमान हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नहीं की, ऐसे बहुत से लोगों ने नहीं की है, रतन टाटा जी ने भी नहीं की, मायावती जी ने नहीं की, अब्दुल कलाम आज़ाद ने नहीं की, बहुत से ऐसे लोगों ने जिनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी, उन लोगों ने नहीं की। तो फिर आप मुझे इतना मजबूर कैसे कर सकते हैं। लेकिन काव्या के पापा जो कि जिद लगा करके बैठ जाते हैं। अब काव्या ना चाहते हुए भी मजबूर होकर के दुल्हन बनती है, उसे दुल्हन बनाया जाता है और उसे बैठा दिया जाता है। वो समय भी आता है, काव्या के दरवाजे पर बारात आती है, लेकिन काव्या के चेहरे पर ना तो कोई हंसी होती है, ना ही कोई खुशी होती है, ना ही मुस्कान, जैसे बाकी लड़कियों के चेहरे पर होती है, क्योंकि उन्हें पता है कुछ ही घंटों में उनके साथ क्या होने वाला है। वो जो उन्होंने कई सालों से जिसका सपना देखा था कि कब कितनी जल्दी उनकी शादी हो, वो डोली में बैठे और अपने पति के घर विदा होकर के चली जाए। लेकिन काव्या को ऐसी कोई खुशी नहीं थी, बल्कि उसे घुटन हो रही थी और अपनी ज़िंदगी पर वो लानत भेज रही थी कि ऐसे जीवन से तो अच्छा था कि भगवान मुझे उठा ही लेते, मेरे प्राण ही निकल जाते। लेकिन लोगों के चेहरे पर हंसी खुशी रहती है, पूरा
समाज, परिवार, रिश्तेदार जुटे रहते हैं, हंसी मजाक हो रहा होता है, लेकिन काव्या जिसे घुटन हो रही होती है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। अब बारातियों का बढ़िया से भव्य स्वागत होता है। राजा को काव्या के पिता मोहनलाल वो सब कुछ देते हैं, स्प्लेंडर गाड़ी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, जो कुछ भी चाहिए था वो सब कुछ काव्या के पिता लड़के वालों को उनके घर पहले ही पहुंचा देते हैं, इसलिए लड़के के परिवार वाले फूले नहीं समा रहे थे। अब काव्या और रमेश दोनों 7 फेरे लेते हैं। 7 फेरे लेने के बाद विदाई हो जाती है। काव्या विदा होकर के अपने पति रमेश के घर पहुंच जाती है। उसे रमेश के कमरे में बैठा दिया जाता है। काव्या देखती है कि जो सुहाग का बेट होता है वो फूलों से सजा हुआ है, लेकिन काव्या के चेहरे पर मुस्कान नहीं होती है, बल्कि वो गुस्से से लाल हो जाती है और उन सभी फूलों को तोड़ करके फेंक देती है जो कि सजे हुए थे। जिस चीज़ के लिए सजे थे, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। अब कुछ ही देर बाद जब काव्या का पति दूल्हा उसका रमेश कमरे में आता है तो बिखरा हुआ सामान देख करके उसके होश हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी दुल्हन से कुछ नहीं कहता है। हल्दी वाला दूध बड़े ही प्यार से लेकर के वो अपनी दुल्हन के पास, काव्या के पास जाता है और उसे पिलाने की कोशिश करने लगता है। काव्या कहती है कि मुझे दूध से एलर्जी है और मैं इसे नहीं पी सकती। दूल्हा समझदार रहता है, वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब आप हमें अपना चेहरा नहीं दिखाएंगी, बताइए आपको मुँह दिखाई क्या चाहिए। लेकिन काव्या कुछ नहीं बोलती है। इसके बाद रमेश काव्या का घूंघट उठाता है, लेकिन काव्या जो ना तो शर्मा रही होती है बाकी लड़कियों की तरह, ना ही लज्जा रही होती है, उसे शर्म ही नहीं आ रही होती। दूल्हा कहता है कि अरे काव्या जी, बाकी दुल्हनें तो शर्माती हैं, आपके चेहरे पर तो कोई शर्माहट ही नहीं है। लेकिन काव्या रमेश के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती है, वो खामोश रहती है। अब इसके बाद दूल्हा वही सब कुछ करने की कोशिश करता है जो कि सभी लड़के, सभी पुरुष अपनी दुल्हनों से करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आज जाहिर सी बात है दोनों की शादी की पहली रात है, मिलन की रात है। लेकिन काव्या रमेश को ऐसा कुछ करने नहीं देती है। दूल्हे को लगता है कि हो सकता है दुल्हन थक गई हो, इसलिए वो उसे मना कर रही है। दूल्हा समझदार रहता है, इसलिए वो सो जाता है। सुबह होती है, काव्या बाकी रस्मों को अदा करने के लिए नीचे चली जाती है। काव्या ससुराल में तो खुश रहती है, लेकिन जब भी वो अपने कमरे में आती है अपने पति के पास, तो उसका चेहरा लटक जाता है, वो उदास हो जाती है, परेशान हो जाती है। अब जब दूसरे दिन भी दूल्हा आता है, वो बहुत खुश रहता है, उसे लगता है कि आज तो वो सब कुछ होगा ही। अब फिर से वो प्रयास करता है, कोशिश करता है, लेकिन आज भी काव्या मना कर देती है। ऐसे ही करते करते 1 हफ्ते का समय निकल जाता है। दूल्हा कोशिश करता है, लेकिन दुल्हन मना कर देती है। अब तो हद हो जाती है। दूल्हा काव्या से कहता है कि आज कोई बहाना नहीं चलेगा और आज वो सब कुछ होगा जिसके लिए मैंने शादी की है। लेकिन काव्या कहती है कि ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। दूल्हा कहता है क्यों? अगर ऐसा नहीं था तो आपने शादी क्यों की? दुल्हन कहती है कि मैंने शादी अपने पिता, समाज, रिश्तेदार, भाई बहन के दबाव में की है, अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से नहीं की है, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। जब दूल्हा ये सुनता है तो हैरत में पड़ जाता है और कहता है तो आपने अपने परिवार से क्यों नहीं बताया? और भला कोई महिला, कोई लड़की ऐसा कैसे बोल सकती है? क्या कोई लड़की ऐसी भी होती है? क्या कोई महिला ऐसी भी होती है जिसे ये सब पसंद नहीं? काव्या कहती कि हाँ, ऐसी बहुत सी महिलाएं होती जिन्हें ये सब कुछ पसंद नहीं होता है और मैं उनमें से एक हूँ। मुझे इसमें कोई रुचि नहीं, मुझे पुरुष में कोई रुचि नहीं और मैं अपनी अंततः आखिरी सांस तक किसी पुरुष के साथ नहीं रहना चाहती। मैं अपने ऊपर किसी पुरुष का साया भी नहीं पड़ना देना चाहती, लेकिन मेरे पापा ने मुझ पर दबाव बनाया, इसलिए मुझे ये शादी करनी पड़ी। मैं एक ब्रह्मचारी। अब जैसे ही दूल्हा ये सुनता है कि उसकी शादी एक ब्रह्मचारी से हुई है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है।
लेकिन वो सच जानने के बावजूद काव्या के साथ वो सब कुछ करने की कोशिश करने लगता है, काव्या के मना करने के बावजूद। अब इसी सब के बीच काव्या खुद को बचाने के लिए अपने दूल्हे रमेश पर एक गुलदस्ते से वार कर देती है। काव्या जो इतनी ज़्यादा डर जाती है कि वो खुद को बचाने के लिए पास ही रखा एक गुलदस्ता उठाती है और अपने बचाव के लिए वो रमेश पर हमला कर देती है, यानी कि अपने दूल्हे पर। दूल्हा वहीं पर गिर जाता है। शोर शराबा सुन करके परिवार वाले आते हैं। जैसे ही वो रमेश के पास जाते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो अपने बेटे को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन रमेश कुछ भी नहीं बोलता है। आनंद फानंद में रमेश को लेकर के हॉस्पिटल जाया जाता है। जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, डॉक्टर रमेश का चेकअप करते हैं, उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब परिवार का रमेश के रो रो करके बुरा हाल रहता है, क्योंकि शादी की 1 हफ्ते बाद ही रमेश की मौत हो गई और वजह उसकी दुल्हन। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर एक दुल्हन अपने दूल्हे का कत्ल क्यों कर देगी। अब पुलिस आती है, पुलिस दुल्हन से पूछताछ करती है तो काव्या पूरी बात बता देती है कि दूल्हा उसके साथ ज़बरदस्ती वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने अपने बचाव में अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने ऐसा किया और उसे नहीं पता था कि चोट इतनी गहरी हो जाएगी, दूल्हे की मौत हो जाएगी। पुलिस वाले काव्या से पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। काव्या कहती है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने अपने पापा को बताया, लेकिन पापा ने कहा कि समाज में सभी लड़कियां करती हैं, सभी लड़के करते हैं, तो तुम कैसे नहीं करोगे। वो मेरी एक नहीं सुने और उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती डोली में बैठा दिया। जब मैं अपने पति के घर आई, मैंने अपने दूल्हे को बताया, समझाया, लेकिन मेरा दूल्हा सब कुछ जानने के बावजूद उसने कहा कि अब तो तुम दुल्हन बन गई हो, मेरी पत्नी, तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा। मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा किया। अब पुलिस वाले काव्या को बाइज्जत बरी कर देते हैं, क्योंकि काव्या ने जो कुछ भी किया वो अपनी इज्जत बचाने के लिए किया। लेकिन यहाँ पर समाज की रूढ़िवादी सोच के दायरे में एक पुरुष जो शादी के 1 हफ्ते बाद उसकी मौत हो जाती है। अगर काव्या के पापा उसे समझने की कोशिश करते हैं तो शायद आज रमेश जीवित होता। जब रमेश को काव्या की उसकी दुल्हन की सच्चाई पता चली तो वो उसे तलाक दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसके साथ उसके बिना परमिशन के ये सब कुछ करने की कोशिश की, जिसका परिणाम उसे अपनी जान देकर पूरा करना पड़ा। अब काव्या जो कि मुंबई में रह करके प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही है, अब वो हंसी खुशी अकेले एकांत रह रही है जैसा उसे जीवन चाहिए था। वो अपने पापा, अपने परिवार को छोड़ देती है, लेकिन वो अपनी माँ से, बहनों से फ़ोन पर अक्सर बात करती है, पिता का भी हालचाल ले लेती है, लेकिन अब वो अपने पैरों पर खड़ी है। उसका जहाँ मन करता है, जिधर मन करता है वो घूमती है। अब वो एक ट्रैवलर है, क्योंकि काव्या जिसे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद था, इसलिए वो अब अपना शौक पूरा कर रही है। काव्या ने बहुत सी सेविंग कर ली है। अब वो अपने बुढ़ापे के लिए एक हॉस्पिटल में लगभग 15 लाख रुपए इंश्योरेंस करवा दिए हैं, ताकि काव्या जब भी बूढ़ी हो जाए, वो बीमार पड़े, तो उसका हॉस्पिटल में इलाज हो और वो अपनी अंतिम सांस भी एसी में, एक अच्छे हॉस्पिटल में, डॉक्टरों के बीच अपनी अंतिम सांस ले सके। ये सोच करके काव्या ने अपने इलाज के लिए 15 लाख रुपए का इंश्योरेंस एक हॉस्पिटल में करवाया है, जिससे कि उसकी बुढ़ौती सेफ हो जाए। बाकी आपका इस ब्रह्मचारी वाली कहानी पर क्या विचार है, आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या आपके आइडियल भी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे तो हैं, क्या आपके हैं? तो चलिए फिर चलते हुए मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, नमस्कार।